I'm Monica Soral from ME International School, Nayagaon. Today we will be doing the first chapter of your history, the rise of nationalism in Europe. Yes, rise of nationalism in Europe. Now what is this lesson telling you about? See, during the 19th century, major transformations in terms of political and social changes were witnessed across Europe. These transformations led to the advent of nation states which replaced earlier successions kingdom in Europe. The first evident expression of nationalism was seen in France with the French Revolution in 1789. Citizens of France were mobilized by the revolutionaries who tried to forge a sense of collective identity amongst the masses. अब ये जो झगड़ा जो स्टार्ट हुआ था वो ये हुआ था कि आर नेशन, दिस इज़ आर नेशन एंड दे वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग व्हाट वी वांट. जैसे अपन ने नेशनलिज्म ऑफ इंडिया पढ़ा, वहाँ पर भी जब ब्रिटिशर्स वर फोर्सिंग अस टू डू, दे वर ट्रीटिंग अस लाइक स्लेव्स, दे वर इन आवर ओन नेशन, दे वर नॉट अलाउइंग अस टू डू एनीथिंग, वी वर नॉट अलाउड टू टेक एनी गवर्नमेंट जॉब्स, कोई भी अपन काम नहीं कर पा रहे थे. वही सिचुएशन यहाँ यूरोप में भी इन लोगों के साथ हो रही थी. तो फ्रेंच में भी ये चीज़ हुआ था, तो उन्होंने रेवोल्यूशन दे ब्रॉट. यू हैड लर्न दैट अबाउट इन 9th क्लास, द फ्रेंच रेवोल्यूशन. उसको देख के एवरी वन वॉज लाइक दे वर इवन दे वॉन्टेड देयर नेशन टू बी फॉर्म्ड ऑफ इट शुड बी देयर ओन नेशन, है ना. उनको किसी का गुलाम नहीं बन के रहना पड़े, ये मेंटालिटी सबकी चेंज होती जा रही थी. सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर. नाउ फ्रांस in the 19th century, France underwent several political and constitutional changes during this period. French Revolution you have studied, in that you know that the political और constitutional बहुत सारे changes उसमें वहाँ पर हुए थे. French Revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. यहाँ पर French Revolutionaries ने उनको क्या सिखाया कि तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम लोग हो यहाँ पर, तो तुम अपना कुछ दिखाओ तो सही. यू शुड फाइट फॉर योर राइट्स. आप ऐसे गुलाम बन के या स्लेव्स बन के एंड यू आर जस्ट ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द पीपल, जो कि आपकी कंट्री के अब में ही आपको ऑर्डर दे रहे हैं एंड यू आर नॉट फ्री, है ना, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट. तो वो चीज़ रेवोल्यूशनरीज ने उनको समझाई थी. These developments influenced diverse regions of Europe, sowing the seeds of nationalism. यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे nations को ये समझ में आया कि even we should fight for our nation. हमें भी हमारे फ्रीडम के लिए फाइट करना चाहिए, हमारे नेशन के लिए फाइट करना चाहिए. द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म. अब यहाँ पर उनको दिमाग में आया कि फ्रेंच नेशन को देख के टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के पीपल को है जो उनको आज़ाद करो, फ्री करो फ्रॉम डेपोटिज्म. ये जो फोर्स लगा रखा है हर तरीके से, दे वर नॉट फ्री फॉर डूइंग एनी जॉब और एनीथिंग एंड दे वर टॉर्चर्ड, दे वर बिहेविंग विद देम लाइक स्लेव्स. तो ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही थी, तो वो दे वांटेड चेंज. नाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. See, transfer of sovereignty from sovereignty to a group of French citizens. ये वाली चीज़ पहली थी revolutionaries का डिमांड. Then treasures adopted to create a sense of collective identity. ड्यूटी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप. यहाँ पर इनकी ड्यूटी है, वो बोले थे फ्रेंच नेशन की क्या ड्यूटी थी, टू लिबरेट द कंट्रीज ऑफ यूरोप, फ्री करो जो कंट्रीज यूरोप की हैं उनको जो फ्री करो. न्यूज़ ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ जैकोबिन क्लब्स बाय स्टूडेंट्स एंड पीपल ऑफ मिडिल क्लास. यहाँ पर जैकोबिन क्लब्स बनाए गए स्टूडेंट्स के द्वारा टू टीच द पीपल के हाउ टू फाइट फॉर द फ्रीडम. तुम्हें अपने नेशन के लिए, अपना नेशन को अपना बनाने के लिए कैसे फाइट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाते थे. देन सिविल और नेपोलियनिक कोड. अब सिविल और नेपोलियनिक कोड में क्या था, फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ बाय एबॉलिशिंग प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जो किया था ना, उन्होंने इक्वालिटी लेके आए थे कि लॉ में इक्वालिटी होनी चाहिए. एबॉलिश करो, क्या एबॉलिश करो, प्रिविलेजेस जो मिल रही थी बाय बर्थ, मतलब पैदा होते ही जिसको प्रिविलेजेस मिलती और दूसरों को प्रिविलेजेस नहीं थी, बट द पर्सन हु इज़ बॉर्न इन अ नोबल फैमिली और इन अ फैमिली ऑफ किंग्स, तो उनको तो सारी प्रिविलेजेस है. अदर पीपल दे वर नॉट गेटिंग एनी प्रिविलेजेस, सो दैट थिंग हैड्स टू बी स्टॉप. उन्होंने बोला इक्वालिटी होनी चाहिए. देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स. एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स जो था उसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, उसको समझाओ के लोगों को कि किस तरह से उनको एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए, कैसे सब लोगों को सब चीज़ें मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉज, बट दे शुड गेट इट, शुड देयर शुड बी इक्वालिटी इन एवरीथिंग ना. पीजेंट्स फ्रीड फ्रॉम सर्वडम. ये पीजेंट्स को तो हमेशा ही टॉर्चर किया गया था. दे वर नॉट फ्री टू डू
anything. They were dependent on the landlords and they were not allowed to work on their own field, and if they were working they had to pay for that also. So ये वाली चीज़ से वो बोले थे peasants को इस चीज़ से फ्री करो, वो लोग एज अ स्लेव जो आप उनको ट्रीट करो इससे फ्री करो. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव, उन्हें बोला था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है सिस्टम उसको इम्प्रूव करो. देन मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स मेड ईजियर बाय अ कॉमन नेशनल करेंसी. देन दिस मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज मतलब गुड्स जो करेंसी है जो गुड्स ले रहे हैं उसका मूवमेंट जो है उसको कॉम्प्लिकेटेड ना करके इसको सिंप्लीफाई करो, सो दैट फॉर द पीपल हु आर डूइंग बिजनेस फॉर दैम इट इज़ ईजी, हु आर डूइंग द ट्रेडिंग इट विल बी ईजियर फॉर दैम. सिक्योर राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी, देखो सबसे चीज़ ये था, ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एबॉलिश प्रिविलेज था ना, सिक्योरिटी राइट टू प्रॉपर्टी मतलब हर एक को राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए. दे आर नॉट फोर्स, मतलब जो पुअर फैमिली दे डोंट हैव टू, दे शुड नॉट हैव अ प्रॉपर्टी, ये सब गलत है. एवरीवन हैज़ अ राइट टू प्रॉपर्टी, यू आर फ्री टू डू दैट, यू आर फ्री टू परचेज योर ओन हाउस, यू आर फ्री टू परचेज योर ओन लैंड. सो ये वाली चीज़ होनी चाहिए. एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम को उन्होंने बोला था ये एबॉलिश करो, वी डोंट want that. Guild restrictions removed from the town. Weights and measures standardized. Weights और measures जो है जो मतलब आपके जो ट्रेडिंग के लिए जो भी यूज़ होते हैं उसको स्टैंडर्डाइज करो, उसको सही तरीके से करो, चीटिंग नहीं करो लोगों के साथ. That all these things were there and they were teaching these people what to do. Now here also see they are saying transfer of sovereignty, here they are telling you all these things were there in this. And Napoleonic code, civil code, Napoleonic code यही था. नेपोलियन जब आया उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने बोला, ही स्टार्टेड टीचिंग द पीपल कि वाई आर नॉट फाइटिंग फॉर योर राइट्स, यू शुड फाइट फॉर योर राइट्स ना, यू शुड डिमांड फॉर योर राइट्स, आप ऐसे करके नहीं चल सकते. सो दीज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, एक्चुअली दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय द पीपल. एंड लेट्स सी नाउ नेक्स्ट what is happening. We will learn about that. Yes, developments in Europe. Now what were the developments in Europe? In the mid 18th century, Europe constituted a world with no political unity. यहाँ पर political unity बिल्कुल भी नहीं थी during the mid 18th century. There were autonomous territories that were ruled by their rulers. There were regions inhabited by a mass of subject peasants. People spoke different languages and belonged to different ethnic groups. See, सब जो लोग थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर बोलते थे और सब लोग अलग अपने अपने अलग उनके ग्रुप्स थे, ग्रुप्स बना के वो लोग रहते थे. एंड ऑटोनॉमस टेरिटरीज दैट वर रूल्ड बाय देयर रूलर्स. ऑटोनॉमस टेरिटरीज थी जो रूलर था वहाँ उसी की थी वो, है ना. एंड देन देयर वाज रीजन्स इनहेबिटेड बाय मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स. सब्जेक्ट पीजेंट्स जो थे वो उनका जो मासेस थे वो वहाँ पर रहते थे. एंड सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी. द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर. अब यहाँ पर ये पॉलिटिकल यूनिटी दिखाई नहीं रहा था बिल्कुल, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी. उन लोगों को जस्ट अब एक जो बाइंड करने वाला उनको चीज़ थी वो थी एक जो एम्परर था, वही उनको इन डाइवर्स ग्रुप्स को एक कॉमन ग्रुप में उन्होंने बाइंड करके रखा था. देन अमिड सच डाइवर्सिटी द इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज नॉट अ स्मूथ प्रोग्रेशन. अब जब इतनी सारी डाइवर्सिटी हो तब आपको आपकी डिमांड क्या थी? नेशनलिज्म. तो ये चीज़ एक बहुत इजी वाली चीज़ नहीं थी, बिकॉज ऑल द पीपल कमिंग टुगेदर एंड देन फाइटिंग फॉर द नेशन. अब एक ही कॉमन लैंग्वेज हो या जो डाइवर्स कंट्री नहीं हो तब तो फिर भी थोड़ा बहुत इजी हो जाता है. बट व्हेन देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस तो फाइट तो होगी. हर कोई चाहेगा कि हमारी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जाए या हमारे रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी जाए, तो वो वाली फाइट वहाँ पर थी. देन द इन्फ्लुएंशियल एरिस्टोक्रेसी कंप्राइज अ स्मॉल ग्रुप दैट कट अक्रॉस सिटीज इन द कॉन्टिनेंट. इट वॉज द पीजेंट्री दैट मेड अप मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. पीजेंट्री सबसे ज़्यादा जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन पीजेंट्री की थी. Then with the coming of industrialization in England by the 18th century and in the eastern and parts of the central Europe by the late 19th century, it was the liberal middle class amongst whom the idea of nationalism and abolition of aristocratic privileges gained momentum. अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ ना
तब जाके लोगों को बीच में मतलब ऑल द ग्रुप्स फ्रॉम आउटसाइड द पीपल दे स्टार्टेड कमिंग ओवर देयर एंड देन दे स्टार्टेड सीइंग, मतलब उन लोगों ने जब बातचीत करी उनको पता चला कि हाउ टू फाइट फॉर द नेशन। जो इंटेलेक्चुअल्स जो पीपल थे उन्होंने उनको समझाया कि वाई यू आर ऑल डिपेंडेंट, वाई यू आर नॉट फाइटिंग फॉर योर फ्रीडम, वाई यू आर स्टिल हैविंग वन लीडर और वन किंग हु इज रूलिंग यू एंड हु इज ऑर्डरिंग यू फॉर एवरीथिंग। तो उन्होंने उनको समझाया कि ऐसा गलत है। एंड देन बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन द माइंड opened and the people started demanding for nationalism. Then concepts of liberal nationalism here stood for freedom for the individual and equality of all before the law. यहाँ पर liberalism, nationalism का क्या एक आइडिया था? एक तो उनको freedom, each and every individual should get freedom, और उनको था equality before law, everyone should have equality before law, no partiality should be there, rich and poor इनकी partiality नहीं होनी चाहिए. Now two ways there was, see, in the political sphere and in the economic sphere they wanted liberal nationalism in these two concepts. पॉलिटिकल स्फीयर में क्या चाहते थे वो? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, having a constitution, a representative government, equality before law, removal of poverty rights. ये सारी चीज़ें the country which is a democratic country they have, so they even they demanded for that कि हमें चाहिए ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. एक जो राजा है, किंग इज़ रूलिंग एंड ही इज़ ऑर्डरिंग, एंड ये सब हमें नहीं चाहिए. वी वांट आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड वी विल इलेक्ट देम, एंड हम लोग उस तरह से गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, हम उस तरह से अपनी कंट्री चलाना चाहते हैं. देन इन द इकोनॉमिक स्फीयर, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, एबॉलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल बाय द स्टेट. ये इकोनॉमिक स्फीयर में भी उनको फ्रीडम नहीं था. they were not allowed to, they were not free to go to the market and sell their own goods. वो डिपेंडेंट थे. वो चीज़ वो चाह रहे थे कि हमें इसमें भी फ्रीडम चाहिए. देन एरा ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेटिज्म, यहाँ पर क्या आया था? आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 मैनी न्यू कंजर्वेटिव रेजिम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. यहाँ पर देखो, नेपोलियन ने उनको आइडिया दिया. नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, उन्होंने ही इन लोगों को ये चीज़ सिखाई कि यू फाइट फॉर योर नेशनलिज्म. आपको लड़ना है, आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना है. सो आफ्टर हिज डिफीट सब कंजर्वेटिव रेजिम एक स्टार्ट हो गया. एंड व्हाट वाज द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म में क्या था? द यूरोपियन गवर्नमेंट बिलीव्ड द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड. उनको क्या था कि ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव हमेशा ये सोचते थे, देखो कि वो चाहते थे कि वो वाले जो टाइम चल रहा था ना, जो यूरोपियन गवर्नमेंट का जो जैसे इंस्टीट्यूशन सोसाइटी थी, वो चाह रहे थे कि उसको भी चलाना चाहिए, उसको एकदम से एबॉलिश मत करो. लिबरल्स, कंजर्वेशन रेडिकल्स, ये आपने 9th में भी पढ़ा था, वो ही था ये. तो ये यहाँ पर कंजर्वेटिव्स तो दोनों तरफ से, ना वो लिबरल्स के साथ थे, ना वो रेडिकल्स के, वो अपना अलग सोचते थे. दे रियलाइज दैट मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की. अब उनने क्या बोला यहाँ पर कि मॉडर्नाइजेशन मजबूत कर सकता है, लाइक मोनार्की, इवन मोनार्की शुड बी देयर. उनका था कि वो भी थोड़ा चलते रहे, धीरे धीरे उसको एबॉलिश करो, एकदम से उसको नहीं हटाना चाहिए. दैट दे थॉट स्टेट पावर कुड बी मेड मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. स्टेट पावर को ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. एंड अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमिक एबॉलिशन ऑफ feudalism and serfdom could strengthen the monarchies of Europe. यहाँ पर इन्होंने क्या था कि अगर मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट आर्मी हो, एंड देन द डायनेमिक इकोनॉमी की, उससे एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सर्फडम से अपन क्या कर सकते हैं? मोनार्की इन यूरोप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपन उसको और मजबूत बना सकते हैं. तो उनका क्या था कि मोनार्की सिस्टम भले ही रहे, बट इवन दिस थिंग शुड बी देयर. ये क्या हो करेगा? और स्ट्रेंथन करेगा. बट लिबरल्स एंड रेडिकल्स डिडंट बिलीव दैट, दे वर जस्ट अपोजिंग देम. सो दिस वाज द थिंग, दिस वाज द एरा ऑफ कंजर्वेटिज्म. नाउ नेक्स्ट वी विल सी that what else they are talking about. See, now this is a treaty of Vienna. Now treaty of Vienna was signed. ये किस लिए करा था? देखो, मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड प्रूशिया, ये वाली चीज़ इस ट्रीटी में थी. डिफीट ऑफ नेपोलियन कलेक्टिवली एंड डिज़ायर फॉर द सेटलमेंट फॉर यूरोप. यहाँ पर उनका क्या था कि नेपोलियन को साथ में मिलकर सब डिफीट कर दो, बिकॉज वो अगेंस्ट, नेपोलियन उनका सपोर्ट कर रहे थे ना, नेशनलिज्म के लिए जो फाइट कर रहे थे, तो दे वो अगेंस्ट. सो दे टोल्ड दैट वी शुड डिफीट हिम एंड एक सेटलमेंट करो यूरोप के लिए कुछ. तो कांग्रेस होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर. ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रीटी to undo the changes that came about
द नेपोलियनिक वॉर्स। अब इनका क्या ऑब्जेक्टिव था इस ट्रीटी का? मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि चेंजेस जो नेपोलियनिक वॉर की वजह से हुए हैं उसको आप नहीं उसको स्टॉप करो, ये चीज़ नहीं चलेगी। दे वो अपोजिंग नेपोलियन। नाउ द कंजर्वेटिव्स फर्मली बिलीव दैट मॉडर्निज्म शुड हेल्प स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द चर्च, द मोनार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली। यहाँ पर उनका क्या था कि मॉडर्निज्म को स्ट्रेंथन कर सकता है, किसको? चर्च को, मोनार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली। सो दे वो सेइंग दैट ये जो सिस्टम है उसको रखो, उसके साथ जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी लेके आओ, एंड देन दे विल स्ट्रेंथन दिस। देन विद ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया ड्रॉन अप द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815, पॉलिटिकल चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट विद एन अटेम्प्ट टू अंडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस मेड बाय नेपोलियनिक रेजिम। यहाँ पर इन लोगों ने जो ट्रीटी साइन करी थी उन्होंने क्या कहा था कि नेपोलियनिक रेजिम में जो भी चेंजेस करे वो हमको अब बदल देने चाहिए, वो यहाँ पर नहीं चलेंगे। देन न्यू कंजर्वेटिव रेजिम्स वर सेट अप इन द कॉन्टिनेंट which were autocratic. The memory of French Revolution continued to inspire the revolutionaries whom the conservatives feared. अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो जो मेमोरीज है उनको वो तो लोगों के दिमाग में चल ही रही थी कि यहाँ भी हम वो रेवोल्यूशन लेके आएंगे, तो उससे कंजर्वेटिव्स थोड़ा सा डर रहते कि कहीं ये लोग बिल्कुल ही यहाँ पर रेवोल्यूशन लाके यहाँ पर भी ये चेंजेस नहीं कर दें, नहीं कहीं यहाँ पर अभी मोनार्की सिस्टम और ये सब नहीं हटा दें। दैट टेंशन वॉज देयर। सीक्रेट सोसाइटीज sprang up with influential personalities like Giuseppe Mazzini, who opened that God had intended nations to be the natural units of mankind. Now, Giuseppe Mazzini subsequently founded two more underground societies, first Young Italy in Marseilles and the Young Europe in Bern. अब इसने Giuseppe Mazzini ने इन्होंने दो चीज़ फाइंड आउट करी थी, एक तो था Young Italy and then he founded Young Europe. Now, then Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. Metternich described him the most dangerous enemy of the social order. See, ये तो conservatives के अपोजिट था, ये तो चाह रहा था कि monarchy system बिल्कुल भी हट जाए। अब उसका like if the people got scared, उनको क्या लगा कि ये तो बहुत खतरनाक है ऐसी सोसाइटी के लिए, because he is not in favor of monarchy system. उनको तो फ्रीडम चाहिए था, वो बोल रहे थे कि ये सिस्टम को बिल्कुल हटा के वी शुड बी फ्री।